वेलकम टू ज्ञानदास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2021 में पूछे गए थे, उसी के ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सीडीपी का। देखिए इसमें दिया है, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिया है। पहला देखिए, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवांशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, आनुवांशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशी कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें दिया है आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियस जो हमारे सेशन हुए उसमें भी बताया आपको कि जो आनुवांशिकता और परिवेश होता है इन दोनों के बारे में हमने बताया था रिलेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन 4 है ये सही हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें आनुवांशिकता और परिवेश के जो सापेक्ष प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहले का जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें दिया है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता होगा ये। तो जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है उसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आपको हर प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन मिलेगा, जितने भी पेपर होते हैं लगभग सभी में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। देखिए इसमें दिया है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर जाता है। तो हमने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है जो विकास की अवस्था होती है, विकास की दिशाई अवस्था, उसमें कौन कौन से 2 होते हैं। एक आपका होता है शीर्षगामी जिसे कहते हैं सेफिलोकॉर्डल, एक होता है अधोगामी जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिजिटल। सेफिलोकॉर्डल में क्या होता है, इसमें जो विकास होता है आपका वो सर से लेके, यानी सर से शुरू होता है और पाँव की ओर होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है कौन सा, अधोगामी, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिजिटल कहते हैं। इसमें जो विकास होता है आपका वो केंद्र से परिधि की ओर यानी बाहर की ओर होता है। तो ये इस तरह से होता है। ऐसे पूछा क्या है, देखिए इसमें पूछा है कि शरीर के मध्य से, देखिए यहाँ पे शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिरे की ओर यानी केंद्र से बाहर की ओर, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्रॉक्सिमोडिजिटल। इसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है आनुवांशिक क्रमादेशन का खोलना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें दिया है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। यानी क्या किया, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया तो उसके प्रतिशोध में रश्मि ने क्या किया, अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का बदला ले लिया था। तो पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। तो हमने आपको बताया था कि जब बच्चा क्या करता है, अपनी प्रतिशोध ले लेता है, कि जैसे टिट फॉर टैट, इसमें टिट फॉर टैट वाला काम करता है कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं भी उसका कुछ, मतलब उसने मेरा कुछ नुकसान किया तो मैं भी उसका कुछ नुकसान करूँगी या करूँगा, दोनों के लिए है। तो इस तरह से होता है, तो ये टिट फॉर टैट का होता है। तो ये कौन सा होता है, इसे कहते हैं यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों ने ये सब जो है ये जब आप इस पर पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, तो ये सब अवस्थाएं आपकी हैं। 3 स्टेजेस दी हुई हैं जिनमें प्रत्येक स्टेजेस में 2-2 सब स्टेजेस दी हुई हैं, यानी कुल 6 सब स्टेजेस हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें दिया है जिन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। पहला केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, दूसरा है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, तीसरा है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, चौथा है सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो ये जीन पियाजे के, आपने जीन पियाजे के बारे में, तो इसमें क्या बोला है, संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो ये आपका हो जाएगा इसका विकेंद्रीकरण एवं, यानी विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें दिया है राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। तो ये पूछ रहा है जो राघव है क्या कर रहा है, झाड़ू लेके उस पर इस तरह से बैठ रहा है जैसे वो किसी घोड़े पे बैठता है। तो ये कह रहा है ये इसकी क्षमता क्या कहलाती है। पहला है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आत्म केंद्रीयवाद, तीसरा है संरक्षण और चौथा है क्रमबद्धता। तो इसका इजी है बिल्कुल, वो क्या कर रहा है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कर रहा है, यानी कि संकेत जैसे घोड़े बैठते हैं उसी संकेत में, यानी उसी की तरह आपका ये झाड़ू पे बैठ रहा है। तो ये आपका किसमें हो जाएगा, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लेव वाइगोस्की क्वेश्चन है। इसमें दिया है लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ, यानी ये जो निकटस्थ है क्या दर्शाती है, दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है, कुछ नीचे या कुछ ऊपर। तो जो आपका जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर हम जिसे हिंदी में निकटस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, वो क्या दर्शाता है कि जो बच्चे की वर्तमान दक्षता है कि वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताता है कि वर्तमान दक्षता की तुलना में थोड़ा ऊपर, तो ये इसका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन बहुत ऊपर भी है तो इस पर आपको नहीं जाना है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका नाम ही है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसलिए इसका क्या होगा, थोड़ा ऊपर। ऑप्शन 2 जो था ये सही था, इसका बहुत ऊपर पे नहीं जाना है आपको, थोड़ा ऊपर, ये वाला कुछ ऊपर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित करता है। लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। लेव वाइगोस्की के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात कही थी। वहीं जब हम पियाजे की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, ईगोसेंट्रिक की बात की थी। तो यहाँ बात हो रही है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत की, तो क्या कर रहा है, वो खुद को निर्देशित कर रहा है, यानी प्राइवेट स्पीच कर रहा है, यानी इसे क्या कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत वाचन। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत वाचन। ये पूछा इस वाचन क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे व्यक्तिगत वाचन, वो खुद से बात कर रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए इसमें दिया है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बिनेट, चौथा है B.F. स्किनर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ये आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण की भूमिका होती है इन सब चीज़ों में, सिर्फ आनुवांशिक ही नहीं होता है। दूसरा देखिए भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, यानी जो A और R है दोनों गलत हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है A और R दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए इसमें दिया है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, संभावित जोखिम वाला है। पहला है ऑप्शन अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। दूसरा है पाठ्यक्रमों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। तीसरा है जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थायी ज्ञान के बीच में जुड़ाव।
जुड़ाव पर बल। चौथा है कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। तो आप इसमें देखेंगे जो ऑप्शन 2 है और 3 है और ये 4 है, ये सभी पॉजिटिव हैं, यानी कि ये क्या है, एक अधिगम के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं। जो हमारा अधिगम होता है इनमें ये सहायक होती हैं चीज़ें, यानी बच्चे क्या होता है उनको स्थानीय ज्ञान से, जो विद्यालय में ज्ञान दिया जाता है उसको स्थानीय ज्ञान से जोड़ना होता है, ये सही है आपका। और विजातीय हमको आधारित समूह नहीं बनाना होता है, सॉरी विजातीय आधारित समूह बनाना होता है, जातीय नहीं, यानी कि हमें जातियों के आधार पर समूह नहीं बनाना होता है। तो ऑप्शन 4 भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कहा है विजातीय आधारित, ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। तो निगेटिव कौन सा हुआ, देखिए पहला, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच। अध्यापक जब बच्चे के बारे में ही नकारात्मक सोच रखेगा तो फिर वहाँ पे जो उनकी बच्चे का अधिगम होगा वो पूरी तरह से प्रभावित हो, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, जोखिम वाला, निगेटिव पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? विद्यालय क्या कर रहा है, लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है, गलत, ये चुनौती नहीं दे रहा है, इनफैक्ट उसे और बढ़ा रहा है। दूसरा है लड़कियों और लड़कों के सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यावहारिक उपागम है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी विद्यालय जो है वो आपका जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों में नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी लिखती है। तो आप यहाँ देखेंगे पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों का संलग्न बच्चों के बारीकी से अवलोकन करती है और नमूनों का संकलन भी करती है, उनके लिए डायरी भी रखती है। तो ये कह रहा है इस प्रकार का मूल्यांकन ये क्या कहलाएगा? पहला है मानक एवं एक रूप, बिल्कुल नहीं। दूसरा है संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, और तीसरा है आपका सतत एवं समग्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये सतत जो होता है ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है पूरे वर्ष के दौरान छोटी छोटी जो उसकी गतिविधियां हैं, देखिए अधिगम संबंधी जो गतिविधियां हैं जो वो सीख रही हैं उसका बारीकी से, बहुत बारीकी से उनका अध्ययन कर रही है और उनका नोट भी कर रही है और उनकी डायरी बना रही है। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सतत एवं समग्र। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें दिया है आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, गलत। आकलन का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन कराना। दूसरा है बच्चों को धीमी गति सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अधिगम है उस पर विश्वसनीय आप क्या देना है, प्रतिपुष्टि देकर, वो जो होता है ये आपका यही जो हमारा आकलन होता है उसका उद्देश्य होता है कि हम अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि दे पाएँ, इसीलिए हम आकलन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये चौथा देखिए, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, तो हमें प्रतियोगिताएं कभी प्रोत्साहित नहीं करनी हो, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे, 16। विद्यार्थी में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? पहला है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहे हैं तो सभी के लिए आप एक कैसे रख सकते हैं। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना, यह भी गलत हो जाएगा। हमें कभी वर्गीकृत और पृथक अनुभागों में नहीं पढ़ाना है। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी लचीलापन, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए और उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना है इस तरह से। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जाए, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इन चारों में सबसे करेक्ट कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं।
1 2 4 गलत है, ऑप्शन 3 करेक्ट। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अवदान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। तो ये जो ADHD से जो ग्रसित बच्चा होता है, इसमें क्या होता है, ये आसानी से इनमें विचलन हो जाती है, यानी जब ये इनका अवधान नहीं होता है पढ़ाई पे, अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं और आसानी से विचलित हो जाने की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्य सामग्रियों पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो मौलिक पाठ्य सामग्रियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा देखिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बिल्कुल नहीं करना, हमें उनकी अलग से पहचान नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या होता है, एक विभेदीकरण हो गया, आप क्लासिफिकेशन करने लगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें नहीं करना है। तीसरा देखिए, उन्हें बाह्य परितोष देकर, बिल्कुल नहीं, हमें बाह्य परितोष नहीं देना है। चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन क्या है, विद्यालय द्वारा उनके लिए अविकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए, दबाव भी नहीं डालना होता है हमें कभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रमन कक्षा में पढ़ता है, उसे कम दिखाई देता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, पहला है, उसके अभिभावक को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। दूसरा है, उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने की स्थायी छूट देनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रमन है उसे कम दिखाई देता है, तो वो क्या करेगा, वो सुन के चीज़ों को, अगर उसे जो पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग है अगर उसे मिल जाए तो उसे सुन के अच्छे से सीख पाएगा। चौथा है, उसे अपने सहपाठियों की कापियाँ काम उतारने, या तो रोड लर्निंग हो गया आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, उसे कापियों से काम उतारने कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे। पहला है, अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, गलत। दूसरा है, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या हो रहा है, लिखावट को एक मानदंड नहीं मानना है, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो कैसा है, प्राथमिक विद्यालय का है, और हमें उसे अभी व्याकरणिक ज्ञान में नहीं ले जाना है, ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, जो हमने उनको कार्य दिया है उनके जो मूल्यांकन है उसमें हम वर्तनी को ध्यान नहीं देंगे कि हम इसको यानी कि वर्तनी सुधारें कि ये गलत है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, व्याकरणिक हो जाएगा। तो उसके हम क्या करेंगे, उसके हम इंटरनल अभी चीज़ें देख रहे हैं कि उसके भाव क्या हैं, वो क्या चीज़ें कर रहा है अभी, इस पर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। तो ऐसा देखिए, लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को सुमन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। पहला है, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, ये सही है, प्रभावशाली होगा आपका। दूसरा है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, ये भी सही है। चौथा, बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना नहीं करना है हमें, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दिया है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, सही हो जाएगा ये आपका, यानी एनोलॉजिकल रूप से सोचने के लिए वो कहता है। दूसरा है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं, बिल्कुल, जब आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे तभी सीखेंगे वो। देते हैं कि पहले से जानते हैं उसे संबंध बनाए, जो वो पहले से जानते हैं उससे वो संबंध बनाए, यानी ए और आर सही हो गया, और ए जो है, जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है? पहला है संरचनावादी व्यवहारवादी, दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, तीसरा है खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास, तीसरा है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। रोट लर्निंग से कहाँ जाना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। ये ऐसा बोलता है कि जो हमारी रोट लर्निंग है उससे हट के हमें कहाँ जाना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर जाना है। बच्चे के अंदर ऐसे गुण विकसित करने हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। 24, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? पहला ऑप्शन है विचार किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरा है विचार कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क संगतता की जांच करते हैं। तीसरा है विचार परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो ये ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि विचार परिस्थिति के संदर्भ में जब आप विचार नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका तार्किक चिंतन होगा नहीं, तार्किक चिंतन में कोई योगदान नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उससे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? जब आपको किसी कार्य में क्या हो, कार्य से प्रेम हो और वो आप उससे आपको क्या मिले? संतुष्टि मिले, तो ये कैसा होता है? ये आपका इंटरनली मोटिवेशन होता है, इंटरनली आप मोटिवेट होते हैं तब ऐसा होता है। आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? पहला देखिए शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, दूसरा है जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तीसरा है तदानुभूति रखने वाले एवं बात सुनने वाले अध्यापक अच्छे अंक लाने का दबाव। तो प्रतियोगिता हमें नहीं कराना होता है, आपको पता है। जबरदस्ती अनुशासन भी नहीं थोपना होता हमको। बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, न कि थोपना है, हमें थोपना है उन पर अनुशासन। चौथा देखिए अच्छे अंक, हमें अंक के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तदानुभूति रखने वाले एवं बात सुनने वाले अध्यापक, उनकी बातों को सुनने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट हो गया। 27 देखिए, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। गलत हो जाएगा, वर्गीकृत की बात ही नहीं होती है, हमें नहीं करना है। दूसरा है त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं, यह भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों को सोच समझने का अवसर देती हैं, बिल्कुल करेक्ट। हमने इसको पहले ही पढ़ा है। जो हमारी बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो एक संसाधन होते हैं, जिससे अध्यापक जो होता है वो उनकी सोच, उनकी मानसिकता को समझ पाता है, जिससे फिर वो उस तरीके से या फिर उस विधियों का प्रयोग करके उन्हें अधिगम को उनके आगे ले जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना, बिल्कुल नहीं, बार बार लिखवाना नहीं बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है संवेग, दूसरा है सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है रुचि। तो अधिगम को कौन प्रभावित करते हैं? तो आप देखेंगे अधिगम को संवेग भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक संदर्भ भी, परिपक्वता भी और रुचि भी। तो इसमें 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन 3 में दिया है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद की विशेषता नहीं पूछा है, ध्यान देना है आपको। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सिद्ध करते हैं, ये तो सही है, ये तो रचनावाद है, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें निगेटिव पूछा तो ये तो पॉजिटिव है आपका। दूसरा देखिए कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो सीखना है सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा देखिए अर्थपूर्ण अधिगम सामाजिक प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था? निगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे? निगेटिव वाला आंसर।
तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या दिया है। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे पहला ऑप्शन है बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, गलत। दूसरा है बच्चों के सीखने के प्रति बोरियत, बिल्कुल नहीं। जब कार्टून और कहानियाँ बच्चे उसमें और इंटरेस्ट लेंगे, न कि बोर फील करेंगे। तीसरा देखिए विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 है 30 का, वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।